प्रिय छात्रों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं संसद पे क्वेश्चन आंसर। और संसद पे क्वेश्चन आंसर फ़िलहाल अभी 8 है आपके सामने, और भी इसके बाद भी संसद के टॉपिक पे मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। और ये संभावना है कि 2 या 3 पार्ट में ये टोटल क्वेश्चन आंसर आपके इसमें इंक्लूड होंगे। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग पहले स्वयं इसको प्रैक्टिस करिए। उसके बाद से अगर जहाँ क्वेश्चन ना समझ में आए उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल आगे जा कर के देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है कि नई संसद भवन का डिज़ाइन किसने बनाया। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी पुरानी संसद भवन है, और उस पुरानी संसद भवन का पहली ईंट 1921 में ड्यूक द्वारा रखी गई थी। उसके बाद से अभी हाल फिलहाल में ही नरेंद्र मोदी ने उस संसद भवन के जगह पे, पुरानी संसद भवन के जगह पे नई संसद भवन की आधारशिला 2020 में रखा था। तो उसी नई संसद भवन का डिज़ाइन किसके द्वारा बनाया गया? तो नई संसद भवन का डिज़ाइन बिमल पटेल के द्वारा बनाया गया। उसके बाद से जो हमारी पुरानी संसद है, वर्तमान में अभी कार्यरत है, उसका जो डिज़ाइन बनाया गया था वो एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट ब्रेकर के द्वारा बनाया गया था। और जैसा कि ये भी एक मूर्तिकार हैं या आर्किटेक्ट हैं, राम सुतार, जिन्होंने आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के निर्माणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरीके से नई संसद भवन का डिज़ाइन बिमल पटेल के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दूसरा आपका है कि संसद का गठन होता है, मतलब भारतीय संसद का गठन किसको किसको मिला करके किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और तीनों से मिलकर। तो इसके संबंध में आंसर हो जाएगा आपका तीनों से मिलकर, क्योंकि आपका आर्टिकल 79 और इसी आर्टिकल 79 में ये कहा गया है कि संघ की एक संसद होगी, और वह संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों से मिलकर गठित की जाएगी। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? तीनों से मिलकर। ठीक, उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित है 250, और अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित है। जबकि वर्तमान में अगर पूछेगा तो इसी में एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है कि वर्तमान समय में राज्यसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित है। तो वर्तमान अगर पूछेगा तो वर्तमान में आपका आंसर हो जाएगा 245। और इसी 245 में आपका 233 सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो इस तरीके से राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित है, जबकि वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन आपका आ जाता है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर निर्धारित किया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि राज्यसभा में, अभी हमने बताया कि राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। तो इस 245 या 245 में भिन्न भिन्न राज्यों से प्रतिनिधि चुन करके राज्यसभा में जाते हैं। तो जो भी राज्य से प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं उनको किस आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है? तो ऑप्शन है कि उनके राजस्व के अनुपात के स्थान पर, या फिर उनकी जनसंख्या के अनुपात में, या फिर प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, या फिर उसके क्षेत्रफल के अनुसार। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि उसकी जनसंख्या के अनुपात में। मतलब जिस स्टेट की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उस स्टेट के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व उतना ही अधिक होगा। जैसे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, और उत्तर प्रदेश की 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की
2011 जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है वो 1998 1 2 3 4 1, ये इस तरीके से याद रखेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998 1 2 3 4 1 है। तो जब उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ राज्यसभा सीटों का भी अनुपात क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का निर्धारण किया जाता है। अब एक क्वेश्चन इसी से चाहे तो और निकाला जा सकता है कि जो सीटों का आवंटन है, सीटों का आवंटन, ये राज्य के सीटों का आवंटन की सूची कहाँ पर दी गई है? तो इस राज्यों के सीटों के आवंटन की सूची चौथी अनुसूची में दी गई है, चौथी अनुसूची। और इसी चौथी अनुसूची में हर राज्यों के राज्यसभा सीटों का वर्णन है, जिसमें अपने यूपी के संबंध में हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की अधिकतम संख्या 31 निर्धारित है। अब आपका अगला क्वेश्चन 5वां आ जाता है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों द्वारा या नगर पालिका के सदस्यों द्वारा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राज्यसभा के राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। मतलब राज्यसभा के जो भी सदस्यों का निर्वाचन होता है वो राज्य विधानसभाओं के सदस्य उसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आप चाहें तो बना सकते हैं या पूछ सकते हैं कि राज्य विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस माध्यम से होता है। ऑप्शन में अगर दिया जाए कि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, जनता द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। क्योंकि आपका जो भी मतदान, ऐसा मतदान जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, उसे कौन सा मतदान कहते हैं? अप्रत्यक्ष मतदान के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो जनता के द्वारा किया जाता है। अब ये जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो कि विधानसभा में पहुँचे हैं, जिन्हें विधायक या एमएलए के नाम से जाना जाता है, इसी एमएलए या विधायक या विधानसभा के सदस्य मिल करके राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। उसके बाद से 6वां क्वेश्चन आपका आ जाता है कि संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। ऑप्शन 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष या फिर निर्धारित नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निर्धारित नहीं। इसमें ज़्यादातर लड़कों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, चूँकि ये राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित है 6 वर्ष, जबकि आपका राज्यसभा का कार्यकाल कोई निर्धारित नहीं है, क्योंकि यह एक क्या है? स्थायी सदन है। उसी के संबंध में आपका 7वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? ऑप्शन कि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, कुछ सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, यह विघटित नहीं किया जा सकता, बी और सी दोनों सही है। तो राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कभी विघटित नहीं होती। राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है जो कभी विघटित या भंग नहीं की जाती। 8वां क्वेश्चन आपका कि राज्यसभा को भंग कौन करता है? जाहिर सी बात है कि इसका उत्तर आपको पिछले ही क्वेश्चन में मिल गया कि राज्यसभा भंग नहीं किया जाता या विघटित नहीं किया जाता। तो इस तरीके से राज्यसभा को भंग करने के लिए कोई पदाधिकारी इंटाइटल्ड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है? एक परमानेंट हाउस है, परमानेंट सदन है, जो कि किसी के द्वारा भंग नहीं की जाती। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो राज्यसभा का गठन जो है इसका आंसर आ जाएगा आपका 3 अप्रैल 1952। और 3 अप्रैल 1952 को
जब राज्यसभा का गठन किया गया तो इसके बाद राज्यसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी आपका 13 अप्रैल 1952 को। तो इस तरीके से राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। अगला क्वेश्चन 10वां आपका ये है कि राज्यसभा के सदस्यों का मतदान होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का मतदान जो होता है वो खुला मतदान होता है, ओपन वोटिंग, खुला मतदान। खुला मतदान का मतलब ये होता है कि हर पार्टी के लोग जो है वो अपना अपना मेंबर घोषित करते हैं। अब जिस मेंबर को जिस पार्टी ने घोषित किया उस पार्टी के सभी मेंबर अपना वोट बैलेट पेपर पर दे करके पार्टी एजेंट को अपने मत का खुला प्रदर्शन करते हैं कि जिस पार्टी को हमारे लोगों ने समर्थन दिया है मैंने उसी पार्टी को अपना वोट प्रदान किया है, तो उसी को खुला मतदान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से आपका 11वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन हुए। तो राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति हुए थे वो थे आपके कृष्णमूर्ति राव, कृष्णमूर्ति राव। अब इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं और इस 4 ऑप्शन में बाकी 3 के बारे में आप लोग जान लीजिए कि जो अनंत सैनम अयंगर थे, तो ये अनंत सैनम अयंगर जो हुए थे ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किए गए थे। दूसरा ऑप्शन आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ये राज्यसभा के प्रथम सभापति के रूप में नियुक्त किए गए थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर में हमने बताया हुआ है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जो भी पहला उपराष्ट्रपति हुआ वही राज्यसभा का ऑटोमेटिक सभापति मान लिया जाता है। तो इस तरीके से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हुए थे वो राज्यसभा के प्रथम सभापति हुए थे। जबकि जीवी मावलंकर का जो इसमें नाम दिया हुआ है, तो जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए थे या नियुक्त किए गए थे। तो इस तरीके से इस प्रश्न के अनुसार आंसर आपका क्या निकला कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कृष्णमूर्ति राव, जबकि अनंत सैनम अयंगर जो थे लोकसभा के उपाध्यक्ष, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति हुए थे और जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन आपका कि किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। तो इसमें आपका आंसर जाएगा अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249। और इसी अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद जो है वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून का निर्माण करने का अधिकार रखती है। बाकी अनुच्छेद के बारे में अगर आपको जानना है तो आर्टिकल 109 जो है, अनुच्छेद 109, इसमें धन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है, जबकि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और 312 में आपका अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में उल्लेख दिया गया है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि संसद की संयुक्त बैठक सर्वप्रथम किस विधेयक पर बुलाई गई थी। तो संसद की संयुक्त बैठक, पहले तो जान लीजिए कि संयुक्त बैठक क्या होता है। तो जैसे कि आपका आर्टिकल 108 में ये प्रावधान प्रस्तुत किया गया है कि अगर दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर के मतभेद उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति इस मतभेद को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक क्या कर सकता है, बुला सकता है। यानी कि संयुक्त बैठक संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 108, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो जो संसद की पहली संयुक्त बैठक 108 के अंतर्गत बुलाई गई थी वो किस विधेयक के मतभेद को लेकर के बुलाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दहेज प्रतिषेध बिल। और ये दहेज प्रतिषेध बिल जो था ये 1961 में आया था और इसी दहेज प्रतिषेध बिल को लेकर के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आर्टिकल 108 के तहत इस विधेयक को लेकर के संयुक्त बैठक बुलाई गई और बाद में दोनों सदनों के बीच मतभेद दूर हो गया और दूर होने के पश्चात
आपका यही दहेज प्रतिषेध बिल जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के नाम से अस्तित्व में आया। ठीक, उसके बाद से आपका 14वां क्वेश्चन ये है कि बजट के संबंध में प्रावधान प्रस्तुत किया गया है। हालांकि अगर एक हिसाब से देखा जाए तो आपका संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किया ही नहीं गया है। ठीक, लेकिन आमतौर पर बजट को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112। और लेकिन अनुच्छेद 112 में आपका बजट शब्द का प्रयोग न करते हुए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उसी वार्षिक वित्तीय विवरण को आमतौर पे बजट के रूप में जाना जाता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 112 में की गई है। ठीक, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि किया जा सकता है। मतलब किस कंडीशन में, किस आधार पर लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि संभव है, पॉसिबल है। तो ऑप्शन आपका है कि आपातकाल के दौरान, प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने से, या फिर लोकसभा के भंग होने पर, या फिर लोकसभा अध्यक्ष के सिफारिश करने पर उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा आपातकाल के दौरान। आपातकाल के दौरान अगर इमरजेंसी लागू रहती है, आपातकाल लागू रहता है, तो उस कंडीशन में 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और ऐसी घटना इतिहास में अब तक कितनी बार हुई है, तो ऐसी घटना इतिहास में मात्र 1 बार हुई है। वो थी आपकी 5वीं लोकसभा, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी। और वो इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो आपका 1 साल उस कार्यकाल को बढ़ाया गया था, और उस समय आपका इमरजेंसी तीसरी लागू हुई थी। तो इस तरीके से इमरजेंसी पीरियड में अधिकतम 1 वर्ष तक कार्यकाल लोकसभा का बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो इसका सही आंसर होगा 31वां संशोधन 1974 में हुआ था। और ये 31वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका उस समय लोकसभा की सदस्य संख्या 525 थी और उसको बढ़ा करके 545 कर दिया गया। मूल रूप से अगर पूछा जाए कि मूल रूप से लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित थी, तो मूल रूप से लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित थी। और समय समय पर अनेक संविधान संशोधन के तहत इनकी संख्या बढ़ती गई और वर्तमान में जो 545 है, हालांकि ये 545 अब नहीं रही, क्योंकि आपका 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। और इसके अंतर्गत जो मनोनीत सदस्य थे, जो एंग्लो इंडियन थे, उस एंग्लो इंडियन मनोनयन को 104वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से 545 की जगह वर्तमान में 543 है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के तहत की गई? तो उस कंडीशन में आंसर क्या जाएगा आपका? 31वां संशोधन 1974। प्रश्न संख्या 16 में ये है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सीटों में वृद्धि का प्रावधान किया गया है? तो आपका ऑप्शन है 100वां संशोधन, 101वां संशोधन, 102वां संशोधन या फिर 104वां संशोधन। तो उस कंडीशन में आपका इसका सही आंसर जाएगा आपका किस संविधान संशोधन लोकसभा में अनुसूचित जातियों 104वां संशोधन के तहत ये सही माना जाएगा। और इसी 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जैसे कि जब संसद वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उस संसद वाले चैप्टर में ये है कि लोकसभा में सीटों को आरक्षित किया गया है। और वो सीटें कितनी आरक्षित की गई हैं? तो SC वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 84 सीट आरक्षित की गई है। ठीक, उसके बाद से अनुसूचित जनजाति के लिए ST वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो वो है आपका 47 सीट आरक्षित की गई है। ठीक, अब
एक तरीके से ये जो आपका 84 सीट और 47 सीट SC ST वर्ग के लिए जो आरक्षित की गई है, तब फिर उस कंडीशन में 104वां संविधान संशोधन आपका किया गया 2019 में, और इसमें ये कहा गया कि ये जो आरक्षित सीटों का डाटा है इसको और 10 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो इसका सही आंसर कि SC ST वर्ग के सीटों में वृद्धि का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत, तो 104वां संशोधन 2019 के तहत ये 10 साल के लिए और क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और ये 2019 में बिल आया और उसके बाद से ये प्रभावी कब से हुआ, 2020 से, और उसके बाद से 10 साल की वृद्धि इसमें की गई, यानी कि ये SC ST में सीटों की आरक्षित संख्या कब तक प्रभावी रहेगी, तो 2030 ईस्वी तक प्रभावी रहेगी। प्रश्न संख्या 17 कि भारतीय संसद की देन है, मतलब इन चीज़ों में कौन ऐसी चीज़ है जो भारत के संसद की देन है, मतलब किसी अन्य देश से चुराई नहीं गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शून्यकाल। शून्यकाल, और ये शून्यकाल जो है ये भारतीय संसद की देन है, जिसकी शुरुआत भारतीय संसद द्वारा 1962 में किया गया। बाकी जो चीज़ें हैं वो किसी न किसी अन्य देशों के संविधान से ली गई हैं, जबकि आपका शून्यकाल की शुरुआत भारतीय संसद द्वारा किया गया था, जिसकी इसकी टाइमिंग भी पूछता है। तो ये जो शून्यकाल है वो 12 PM से लेकर के 1 PM तक चलता है। जैसे कि आपका संसद वाले चैप्टर में हमने डिटेल बताया हुआ है कि जो संसद की कार्यवाही होती है वो संसद की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होकर के शाम को 6 बजे तक चलती है, और इस 11 से 6 के टाइमिंग को अलग अलग समयों में क्या कर दिया गया, विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत आपका पहला जो घंटा शुरू होता है वो प्रश्नकाल या क्वेश्चन आवर का, दूसरा घंटा जो शुरू होता है वो होता है आपका शून्यकाल का, जिसकी टाइमिंग 11 से 12 निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18 ये है कि संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है। तो राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा। मतलब कि जो भी आपका लोकसभा का प्रथम आम चुनाव होता है, तो उसी प्रथम लोकसभा के आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों को ही संयुक्त रूप से संबोधित करता है, लेकिन वो संबोधित अपने इच्छा अनुसार नहीं करेगा। वो किसकी इच्छा अनुसार करेगा, तो वो संसद के दोनों सदनों के समवेत, जो भी दोनों सदनों ने मिल करके उनके भाषण को तैयार किया, उसी को वो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक के रूप में संबोधित करता है। कभी कभी आपका ऑप्शन, जैसे कि ये ऑप्शन हमने एक तरीके से कुछ तो अपने से हमने बनाया है और कुछ मान लीजिए कि आपका किताब में भी रिलेटेड दिया रहता है। तो जैसे कि इसमें कभी कभी जैसे पहला ऑप्शन ये हो गया कि दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो कभी कभी ऑप्शन यहाँ पर जो ये लास्ट आंसर आपका शो हो रहा है कि एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा, तो यहाँ पर कभी कभी ऑप्शन में रहता है मंत्रिमंडल के द्वारा। तो संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति का भाषण मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, या अगर इस टाइप का ऑप्शन है तो फिर उस कंडीशन में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके भाषण को तैयार किया जाता है। अब इसी क्वेश्चन में आपका एक और आंसर निकल रहा है, या एक और जानकारी या नॉलेज आपको प्राप्त हो रही है, और वो कौन सा है, तो अगर ये पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति का भाषण किस आर्टिकल के अंतर्गत तैयार किया जाता है, तो फिर उसका आंसर आपको इसी प्रश्न में मिल जाएगा, और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 87 के अंतर्गत उसका भाषण तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन 19वां कि एक वर्ष में न्यूनतम संसद की बैठक कितनी बार आयोजित की जाती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो संसद का जो सत्र होता है या बैठक होती है, वो बैठक न्यूनतम वर्ष में कितनी बार आयोजित होती है, 2 बार आयोजित होती है।
और उसमें ये भी कहा गया है कि किसी भी दशा में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो एक वर्ष में संसद की बैठक न्यूनतम 2 बार और किसी भी दशा में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 20वां क्वेश्चन आपका कि संसद के अधिकारियों में कौन शामिल है। संसद के अधिकारियों में कौन शामिल है? पहला है अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा। अब ऑप्शन दे दिया कि केवल 1 और 2 पदाधिकारी में शामिल हैं, या फिर केवल 1, 2, 3 शामिल हैं, या फिर केवल 1, 3, 4 शामिल हैं, या उपरोक्त सभी शामिल हैं। तो ये जितने भी पदाधिकारी दिए गए हैं ये सभी पदाधिकारी लोकसभा के पदाधिकारी के रूप में शामिल किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद से 21 नंबर क्वेश्चन आपका कि संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता कब समाप्त की जाती है यदि वह बिना सूचना दिए अनुपस्थित होता है। तो एक तरीके से जैसे कि संसद सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित एक टॉपिक या हेडिंग होती है कि किन किन दशाओं में संसद सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है या फिर उनसे सदस्यता छीनी जा सकती है। तो इसमें अयोग्यता में एक क्वेश्चन यही बनता है कि संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता अगर वह सदस्य जो है 60 दिन तक सदन की कार्यवाही से बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहता है तो उस कंडीशन में उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ठीक, उसके बाद से आपका 22वां क्वेश्चन ये है कि कौन सा अनुच्छेद संसद सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद संसद सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 105। और इसी अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का मतलब कि किसी भी संसद सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष के पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, किसी भी न्यायालय में उनको साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना। तो इस तरीके से उसको कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, गिरफ्तारी उनकी नहीं की जा सकती। तो जो भी आपका विशेषाधिकार या उन्मुक्ति दी गई है वो आर्टिकल 105 में प्रदान की गई है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत की संचित निधि से धन निकालने हेतु किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो इसमें आपका आंसर चला जाएगा राष्ट्रपति। जो भारत की संचित निधि होती है उस भारत की संचित निधि के बारे में जान लीजिए कि जो भारत की संचित निधि होती है तो भारत सरकार द्वारा लिए गए सभी उधार या फिर जितने भी टैक्स वगैरह होते हैं वो सभी आपके भारत के संचित निधि के भाग होते हैं। और उस संचित निधि का मतलब क्या होता है? तो संचित निधि का मतलब होता है कोष या खजाना। तो जो भी भारत का कोष या खजाना या संचित निधि है उसमें से अगर धन निकालना है तो राष्ट्रपति की अनुमति होना अनिवार्य है, या तो फिर उसका अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। 24वां क्वेश्चन आपका कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय स्पीकर द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। उसके बाद से 25वां क्वेश्चन कि संसदीय प्रक्रिया में गिलेटिन का क्या अर्थ है। संसदीय प्रक्रिया में गिलेटिन का क्या अर्थ है? तो जो संविधान के कुछ शब्दावली वगैरह हैं, इस शब्दावली वगैरह से भी रिलेटेड आपके थोड़ा हायर एग्ज़ाम में पूछा करता है। पीसीएस वगैरह हो गया या फिर यूडीए एलडीए हो गया या फिर आईएएस वगैरह में हो गया। तो जो संसदीय शब्दावली है तो उसी संसदीय शब्दावली में एक शब्द आता है गिलेटिन। और इस गिलेटिन का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधेयक पर बहस बंद कर देना। मतलब कि अगर लोकसभा अध्यक्ष गिलेटिन शब्द का प्रयोग करता है तो इसका मतलब कि उस विधेयक पर क्या कर दिया जाना चाहिए? बहस को बंद
कर दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका 25 क्वेश्चन आपका संसद पर हो गया। हालांकि संसद जो है आपका एक बड़ा चैप्टर पड़ जाता है, तो इस बड़े चैप्टर से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा बनती है। तो एक तरीके से ये आपका 25 क्वेश्चन का ग्रुप या वीडियो एक साथ आएगा। उसके बाद से और जो 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से बनने चाहिए, उस पर जो अगला वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, वो आप लोग अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे कि संसदीय समितियों के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, उसके बाद से संसद की कार्यवाही के साधन आ जाते हैं, फिर उसके बाद से संसद से संबंधित जो भी बिल या विधेयक वगैरह हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कि किस सन में पारित किया गया, कौन सा विधेयक कब लाया गया, कब पारित किया गया। तो ये जो 3 हेडिंग आपको हमने बताया कि संसदीय कार्यवाही के साधन, संसदीय समितियां और संसद के बिल या विधेयक या अधिनियम, इन तीनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।